नमस्कार विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो व्याख्यान रहेगा वो रहेगा संविधानवाद की विशेषताएं। पहले वाला जो लेक्चर था, पहले का व्याख्यान था, उसमें हमने संविधानवाद का अर्थ और उसकी परिभाषा या संविधानवाद की जो सामान्य अवधारणा है उसका अर्थ हमने ग्रहण किया था। और आज का जो हमारा लेक्चर है, मैंने टॉपिक को पहले से ही बोर्ड पर लिखा है, संविधानवाद की विशेषताएँ, संविधानवाद की सामान्य विशेषताएँ। तो संविधानवाद की सामान्य जो विशेषताएं हैं, जो 5 विशेषताएं हैं, उनको हम पढ़ें बारी बारी से। इससे पहले मैं आपको 2 और सब टॉपिक हैं जो उप प्रकरण हैं, उनको भी थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, संविधानवाद की जो विशेषताएं हैं वो हम 5 विशेषताओं को व्याख्यान के अंत में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको संविधानवाद के जो पूर्व आधार हैं, संविधानवाद कहाँ पर कार्य कर रहा है या संविधानवाद जैसी अवधारणा है वो कहाँ पर ठीक से कार्य कर रही है, इसके लिए इसके आधार हम जानेंगे कि संविधानवाद किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था में काम करेगा। उसके कुछ आधार होने आवश्यक हैं, तो उन आधारों को हम समझने का प्रयास करेंगे। आधारों का मतलब ये है कि संविधानवाद अगर कहाँ है, अगर कहीं भी कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से जो आधारों की चर्चा मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ वो आधार वहाँ के संविधान में, वहाँ की राजनीतिक संस्थाओं में, राजनीतिक व्यवस्था में होने आवश्यक हैं। अगर वो आधार उसके संविधान में, उसकी राजनीतिक व्यवस्था में, उसकी राजनीतिक संस्कृति में नहीं है, तो वहाँ पर हम संविधानवाद जैसी अवधारणा या संविधानवाद जैसी विचारधारा या विचार का अनुमान नहीं लगा सकते। वहाँ पे उसका होना या पाया जाना लगभग न के बराबर रहेगा या शून्य रहेगा। संविधानवाद विशुद्ध रूप से वहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकता। तो 2-3 इसके पूर्व आधार हैं, वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। संविधानवाद के जो पूर्व आधार है उसमें पहला जो आधार है वो है राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे व प्रक्रियाओं पर मतज्ञ। ये आपको ध्यान देना है। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में वहाँ का संविधान अगर है बना हुआ, उस संविधान में राजनीतिक संस्थाओं का ढांचा क्या है और उसकी प्रक्रियाएं कैसे होंगी, उस पर उस देश की जनता, उस राष्ट्र के नागरिकों का मतज्ञ होना आवश्यक है। अगर नागरिक हैं वो अपने देश के संविधान में, मान लीजिए, लोकतंत्र पर सहमत हैं या पूंजीवादी लोकतंत्र पर सहमत हैं, या मैं कह सकता हूँ उदारवादी लोकतंत्र पर सहमत हैं, या साम्यवादी व्यवस्था पर सहमत हैं, किसी भी एक जो राजनीतिक संस्थाएं हैं और उसका जो ढांचा बना हुआ है, उस ढांचे पर उनका सहमत होना आवश्यक है। राष्ट्र की जो संपूर्ण जनता है या अधिकांश जनता है और वहाँ की राजनीतिक संस्कृति है, उसमें उन ढांचे के कार्य करने की शैली, ढांचे की व्यवस्थाएं, राजनीतिक ढांचा कैसा होगा, उस पर उस देश की जनता का या प्रजा का या मैं कह सकता हूँ नागरिकों का मतज्ञ होना आवश्यक है। अगर नागरिक इस बात पे सहमत ही नहीं होंगे कि अपने देश की संविधान में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें हमें ये अपनाना है या इस तरह की संस्था होनी चाहिए, उस पर मतज्ञ का होना आवश्यक है, उस पर एक रूपता, एक मत्ता का होना आवश्यक है। मान लीजिए, अगर मैं भारत के संदर्भ में देखूँ तो भारत के नागरिक हैं, वो जो संसदीय शासन प्रणाली है या लोकतंत्रात्मक जो संसदीय प्रणाली है उस पर एक मत हैं, उसको सर्वश्रेष्ठ शासन के रूप में स्वीकार करते हैं। उसके पश्चात ही हम वहाँ पे संविधानवाद के आधार खोजना शुरू करते हैं। तो ये आवश्यक तत्व है। तो पहला जो आधार है संविधानवाद की भूमिका तैयार करने में, तो पहला आधार रहेगा वो रहेगा राजनीतिक संस्थाओं का ढांचा और जो प्रक्रियाएं हैं उस पर उस देश की जनता का मतज्ञ या उस देश की जनता की सहमति। एक बात। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है जो संविधानवाद के लिए आवश्यक है, यानी मैं कह सकता हूं संविधानवाद की पूर्व शर्त है ये। दूसरा जो कारण है वो है विधि के शासन की आवश्यकता पर सहमति। उस देश की जो जनता है वो विधि के शासन की आवश्यकता को महसूस करे और उस पर सहमत हो। अर्थात किसी देश की जो जनता है या प्रजा है या वहाँ के नागरिक हैं वो विधि के शासन को स्वीकार अवश्य करें, अन्यथा संविधानवाद का जो मूल आधार है वो कार्य नहीं कर पाएगा। संविधानवाद वहाँ पे ठीक से विकसित नहीं हो पाएगा, पनप नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखिए, विधि के शासन की आवश्यकता है वो महसूस करनी आवश्यक है, क्योंकि विधि का शासन देखो अपने आप में क्या है। विधि के शासन का एक सामान्य अर्थ अगर हम लगाएंगे तो लगाएंगे कि कानून जो है या विधि है वो सबके लिए बराबर है। और कानून या विधि है वो जब सबके लिए बराबर हो जाएगी तो आप देखिए राजनीतिक संस्थाओं में जो बड़े बड़े नौकरशाह कार्य करते हैं, मंत्री कार्य करते हैं, कार्यपालिकाएं काम करती हैं, उनके लिए कानून, और देश की आम जनता है उनके लिए कानून बराबर हो जाएंगे। और कानून जब बराबर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कानूनी जो स्थिति है, संवैधानिक स्थिति है, विधिक स्थिति है, उसमें प्रजा और वहाँ की जो सरकारें हैं या कार्यपालिकाएं हैं वो बराबर की हकदार हैं, बराबर के कानूनों को या कानूनों का बराबर रूप से मैं कह सकता हूँ कि संरक्षण प्राप्त किए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहाँ की जो कार्यपालिकाएं हैं, सरकार हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, वो स्वेच्छापूर्ण तरीके से, मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे और व्यक्ति की स्वतंत्रताएं और अधिकार हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे। तो संविधानवाद का एक दूसरा जो महत्वपूर्ण आधार है वो है विधि के शासन की
आवश्यकता पर सहमति, सभी लोग देश की प्रजा और ये स्वीकार करें कि विधि का शासन होना वहाँ पे आवश्यक है। जहाँ पे विधि का शासन होगा वहाँ पे संविधानवाद की भूमिका तैयार हो जाएगी और संविधानवाद वहाँ पे ठीक से कार्य कर पाएगा। विधि का शासन समान विधियों की बात करता है, सबके लिए बराबर विधियों की बात करता है और सबको विधियों के संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। इसलिए विधियों के एकरूपता या विधियों की समानता किसी भी देश में हम ये कह सकते हैं कि संविधानवाद की पूर्व शर्त के रूप में हम इसको देख सकते हैं। एक तीसरा और मैं आपको बता सकता हूँ जो आधार है वो ये है, समाज के जो सामान्य उद्देश्य हैं उन पर भी सहमति होना आवश्यक है। समाज का मतलब उस राष्ट्र की जनता से है और उसके जो उद्देश्य हैं, उद्देश्यों का मतलब है वहाँ पे राजनीतिक उद्देश्य। राजनीतिक उद्देश्यों में वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं, अधिकार, स्वतंत्रताएं या कुछ और। अगर वो अधिकार, स्वतंत्रताएं या जो राजनीतिक मूल्य हैं उनको प्राप्त करना चाहते हैं, उन पे उनकी सहमति है, तो वास्तव में वहाँ पे संविधानवाद है वो ठीक से कार्य कर पाएगा। अगर वो किसी एक राजनीतिक मूल्य या एक संवैधानिक मूल्यों पर सहमति नहीं है या वहाँ का समाज है वो सहमति नहीं है कि हमें इन चीज़ों को या इन आदर्शों को या इन मूल्यों को प्राप्त करना है, तो फिर वहाँ पे संविधानवाद ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। अगर मैं बता रहा था आपको कि संविधानवाद की जो विशेषताएं पढ़ेंगे, तो पहला हमने पढ़ा कि संविधानवाद के आधार क्या होंगे। दूसरा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो इसका टॉपिक है, सब टाइटल है, वो है संविधानवाद की तत्व। संविधानवाद जहाँ पे होगा उसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं वो होंगे। तो यहाँ पे मैं एक जिक्र करना चाहूँगा पिनॉक और स्मिथ का। पिनॉक और स्मिथ की एक पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन। उनमें इस पुस्तक में पिनॉक और स्मिथ ने संविधानवाद के तत्व बताए हैं कि संविधानवाद के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कैसे कार्य करेंगे। तो संविधानवाद के तत्व हैं वो कौन से हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 3-4 तत्व है, ये पिनॉक और स्मिथ के अनुसार हैं और कमोबेश राजनीतिक विज्ञान के जो स्कॉलर हैं वो इन तत्वों से सहमति प्रकट करते हैं कि संविधानवाद के जो तत्व हैं ये होने आवश्यक हैं, अदरवाइज संविधानवाद कार्य नहीं कर पाएगा। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है वो ये है कि संविधान, किसी भी देश का जो संविधान है वह अपरिहार्य संस्थाओं का अभिव्यक्तक हो। यानी संविधानवाद के एक तत्व के रूप में उस देश का संविधान जहाँ पे संविधानवाद लागू करना है, संविधानवाद को आगे बढ़ाना है, उस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें उनका जो महत्वपूर्ण कानून है, उस देश का संविधान, उस संविधान में जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति होनी आवश्यक है। अर्थात उस देश की राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी अभिव्यक्ति होनी आवश्यक है कि व्यवस्थापिका ये कार्य करेगी, कार्यपालिका ये करेगी और न्यायपालिका ये करेगी। ये जो प्रयास है ये नियंत्रण और संतुलन का प्रयास है। सरकार के जो 3 अंग हैं वो तीनों अंग अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने एरिया में संप्रभु रहेंगे और एक दूसरे पर नियंत्रण बनाए रखेंगे ताकि सरकार का कोई एक अंग दमनकारी नहीं बन जाए और वो नागरिक स्वतंत्रताओं को बाधित नहीं कर दे। तो पहला जो तत्व है वो ये है कि संविधान में जो राजनीतिक शक्तियां हैं और राजनीतिक शक्तियों की जो विशिष्ट एजेंसियां हैं, जो संगठन हैं, जो कार्यकारी एजेंसियां हैं, आप उसको सरकार समझ सकते हो। सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उनका जो कार्य विभाजन है वो स्पष्ट रूप से रेखांकित होना आवश्यक है। दूसरा मैं अगर बात करूं संविधानवाद के तत्वों में, तो दूसरा जो तत्व है वो है संविधान जो राजनीतिक शक्ति है उसका प्रतिबंधक होना चाहिए। संविधान में इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति को प्रयोग करने वाली जो विशिष्ट एजेंसियां हैं वो राजनीतिक शक्ति के अधिक इस्तेमाल या हम कह सकते हैं कि निरंकुश इस्तेमाल पे प्रतिबंध लगाए, उस पर वो उसका सीमांकन कर दे कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं ये इस तरह की शक्तियां ही काम में ले सकती हैं, इस तरह की नहीं ले सकती। तो मैं ये कहूँगा कि दूसरा जो तत्व है संविधानवाद का वो है संविधान है वो राजनीतिक शक्ति पे प्रतिबंध लगाए। अगर मैं भारतीय दृष्टिकोण से देखूं तो हम देख सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं वो नागरिकों के मूल अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। सरकार के विरुद्ध या कार्यपालिका के विरुद्ध देश के नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हैं। तो उनका सीमांकन होना आवश्यक है। अगर सीमांकन वहाँ पे नहीं है, अगर मान लीजिए अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार नहीं होते, तो सोच के देखिए आप, नागरिकों के मूल अधिकार जब नहीं होंगे तो सरकार की शक्तियों में कितनी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं वो किसके विरुद्ध प्राप्त हैं, सरकार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। तो संविधान है वो राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक होना चाहिए। संविधान में जो राजनीतिक शक्ति इस्तेमाल करने वाली एजेंसियां हैं उन पर कुछ प्रतिबंध लादे हुए होने आवश्यक हैं, तभी वहाँ पे संविधानवाद काम कर पाएगा। तीसरी अगर मैं बात करूं तो पिनॉक और स्मिथ मानते हैं कि संविधान विकास का निर्देशक होना चाहिए। अर्थात संविधान है वो विकास की ओर बढ़ने वाला अग्रगामी होना चाहिए। संविधान राजनीतिक संघर्ष का प्रभावशाली ढंग से
निराकरण कर सके, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें ऐसा सीमांकन होना चाहिए कि राजनीतिक संघर्ष हैं वो कैसे विद्यमान रहेंगे। अगर मैं भारतीय संदर्भ में इसको समझाना चाहूँ आपको, तो आप देखेंगे कि भारत में अगर सरकारें हैं और सरकारें बदलती कैसे हैं, चुनाव के द्वारा। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात आम चुनाव होते हैं और आम चुनाव में क्या होगा, आम चुनाव में लोग वोट डालेंगे और अपनी जो पसंद या नापसंद की सरकार है उसको, नापसंद की सरकार है तो उसको हटा देंगे और पसंद की सरकार को चुन लेंगे। हमें यहाँ पे समझना यह है, यहाँ पे चुनाव आयोग है वो राजनीतिक संघर्षों को विराम प्रस्तुत करता है। वहाँ पे सरकार बदलने के लिए क्रांति करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे राजनीतिक संघर्षों का निराकरण कैसे होगा, निराकरण इस संदर्भ में होगा कि संघर्ष वहाँ पे विद्यमान नहीं रहेंगे, क्योंकि संघर्ष विद्यमान कहाँ रहते हैं, जहाँ पे संघर्ष कब होगा, जब सरकार पलटने का कोई संवैधानिक उपाय नहीं हो, सरकार बदलने का कोई संवैधानिक उपाय नहीं हो। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे सरकार बदलने का संवैधानिक उपाय है चुनाव के माध्यम से। चुनाव आयोग की व्यवस्था, केंद्रीय चुनाव आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है और उसके माध्यम से कह सकते हैं कि राजनीतिक संघर्ष हैं उनको रोकने का एक प्रयास है चुनाव आयोग। तो राजनीतिक संघर्ष और उसका ढांचा कि संघर्षों को कैसे हम समाप्त करेंगे, इसके लिए ढांचा है वो भारतीय संविधान में तैयार है और उसका सीमांकन भी तैयार है कि किस तरह से ढांचा है वो संघर्षों को विराम देगा। अगर मैं बात कर लूँ चौथे एक कंपोनेंट्स की संविधानवाद के तत्व के बारे में, तो संविधान है वो राजनीतिक शक्ति का संगठक होना चाहिए। राजनीतिक शक्ति का संगठन यानी पॉलिटिकल जो पावर है उसका संगठन, सरकार की जो सीमाओं के साथ साथ उसकी नागरिक शक्तियों का संगठन भी होना आवश्यक है। अर्थात मैं कह सकता हूँ सरकार की सीमाएं हैं, शक्तियां हैं वो तय हैं, नागरिकों के अधिकार तय हैं। विभिन्न संगठनों में शक्ति का लंबवत व क्षैतिज वितरण भी होना चाहिए। अगर बात कर लें हम विभिन्न जो संवैधानिक निकाय हैं उनमें जो शक्तियां बटी हुई हैं कि ये शक्तियां इस तरह से इन एजेंसियों को सौंपी गई हैं, तो उनका जो शक्तियां सौंपी गई हैं वो शक्तियां भी कैसी होनी चाहिए, संतुलनकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही संस्था को अत्यधिक शक्तियां दे दी गई हैं ताकि वो संस्था दूसरी जो संस्थाएं हैं उनके जो अधिकार हैं या कार्य हैं उनमें हस्तक्षेप करे। ये रोकने के लिए तो संविधान है वो राजनीतिक शक्ति का संगठक होना चाहिए। राजनीतिक शक्ति किस में निहित रहेगी, किस मात्रा में निहित रहेगी, किस संस्था के पास, किस संगठन के पास, सरकार के किस अंग के पास क्या शक्ति रहेगी, इसका संगठन है वो संविधान में तैयार होना चाहिए। तो ये संविधानवाद के कुछ तत्व हैं जो पिनोक और स्मिथ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन में बताए हैं। अब मैं व्याख्यान के अंत में आपको संविधानवाद की सामान्य विशेषताएं, अगर कोई आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से या वैसे भी एकेडमिक परीक्षाओं के लिहाज से पूछे कि संविधानवाद की जो सामान्य अवधारणा है और उसकी सामान्य जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, तो मैंने 4 या 5 विशेषताओं को मुख्य रूप से आपको समझना है। 5 विशेषताएं मैंने श्यामपट्ट पे तैयार की हैं पहले से ही। तो एक तो पहली विशेषता है संविधानवाद की, वो ये है कि संविधानवाद मूल्य संबद्ध अवधारणा है। इन मूल्यों के साथ इसका संबंध है। संविधानवाद है उसका संबंध किसके साथ है, मूल्यों के साथ है। तो मूल्य संबद्ध अवधारणा है। कौन से मूल्यों की बात होगी, देखो यहाँ पे मूल्यों, विश्वासों एवं आदर्शों की ओर संकेत करता है और जो हर राष्ट्र के नागरिक को प्रिय हो। यानी संविधानवाद क्या कर रहा है, ऐसे मूल्यों को, ऐसे विश्वासों को और ऐसे आदर्शों की ओर संकेत करता है जो हर राष्ट्र के नागरिकों को प्रिय हो। ये मूल्य क्या हो सकते हैं, अगर हम चर्चा करें तो ये मूल्य क्या हो सकते हैं, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय, ये सब मूल्य हैं। और इन मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है संविधानवाद, मूल्यों के साथ, क्योंकि अंतिम लक्ष्य क्या है, संविधानवाद का जो अंतिम लक्ष्य है वो न्याय की प्राप्ति, समानता स्थापना करना, स्वतंत्रता बनाए रखना, यही करता है। तो मूल्यों, विश्वासों, आदर्शों की ओर संकेत करता है जो हर राष्ट्र के नागरिक के प्रिय हो। तो संविधानवाद जहाँ पे होगा वहाँ पे निश्चित रूप से उस राष्ट्र के नागरिकों के कुछ मूल्य हैं, उन मूल्यों को उस संविधान के द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी। एक बात। दूसरी जो विशेषता है वो हम कह सकते हैं कि संविधानवाद संस्कृति संबंध अवधारणा है। यानी संविधानवाद पर उस देश की संस्कृति का गहरा असर होता है। अगर हम बात कर लें भारत के संदर्भ में, तो भारत का जो संविधानवाद है, भारतीय संदर्भ में अगर हम संविधानवाद की बात करें तो भारतीय संस्कृति का भारतीय संविधानवाद पे गहरा असर है। इसका देखो रीजन है, क्या रीजन है, आदर्श मूल्य एवं विचारधाराएं देश की संस्कृति की उपज होती हैं। किसी भी देश की जो संस्कृति है उसकी संस्कृति का हिस्सा क्या हो सकती है, आदर्श। उस संस्कृति का कौन कोई आदर्श होगा, मूल्य होंगे, विचारधाराएं होंगी और वो उस देश की संस्कृति की उपज हैं। तो हम ये कहेंगे कि संविधानवाद संस्कृति संबंध अवधारणा, यानी संस्कृति के साथ भी संविधानवाद जुड़ा हुआ है। किसी भी देश का संविधानवाद किस स्तर पे आगे बढ़ा है वो हम उस देश की संस्कृति को देखकर बता सकते हैं। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी संविधानवाद है वो संबंधित देश की जो संस्कृति है, उसकी जो पॉलिटिकल कल्चर है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा, संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है, यानी एक डायनामिक है,
मतलब स्थिर रहने वाला नहीं। ऐसा नहीं है कि संविधानवाद बिल्कुल स्थिर है। अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें इसको, तो हम ये ऐसे देख सकते हैं कि संविधानवाद की जो अवधारणा संविधान लागू होने के समय भारत में थी, आज उससे बेहतर, विकसित या विकास की ओर बढ़ी हुई अवधारणा आज के संदर्भ में है। संविधानवाद उस समय भी था, संविधानवाद आज भी है। तो जब हम ये कहते हैं कि संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है, डायनामिक कंसेप्ट है, तो इसका मतलब ये है संविधानवाद सदैव विकसित होता रहता है। मैंने यहाँ पे लिखा है स्थायित्व के साथ साथ गत्यात्मकता पाई जाती है। स्थायित्व तो किस बात का होगा, देखो आप, स्थायित्व है तो का मतलब हो गया कि संविधानवाद तो रहेगा विद्यमान वहां पे, ये तो स्थायित्व हो गया, यानी संविधानवाद कहीं आगे पीछे नहीं होगा, संविधानवाद तो रहेगा ही रहेगा। स्थायित्व के साथ साथ गत्यात्मकता, लेकिन संविधानवाद जो है वो हमेशा सदैव आगे बढ़ने वाला होगा। उसमें जो राजनीतिक शक्तियां हैं उस पर प्रतिबंध या अंकुश लगाने की जो स्थिति है वो दिनों दिन अच्छी होती चली जाएगी। जो अंकुश सरकार की शक्तियों पर 1950 में भारत में था, वो अंकुश अब और बढ़ गया है सरकार की शक्तियों पे, वो अंकुश ज़्यादा हो गया है 2020 की अगर हम बात कर लें तो। और हम कल्पना करते हैं कि संविधानवाद, जो भारतीय संविधानवाद है, वो विकास के दौर से गुजर रहा है, और 2040 के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो सरकार की शक्तियाँ वो कम होती चली जाएंगी। जहाँ तक बात कर रहा हूँ स्वतंत्रताओं और अधिकारों की, और नागरिक जो स्वतंत्रताएं हैं वो अधिकार बढ़ते चले जाएंगे। तो वैसे तो स्थायित्व है, स्थायित्व किस बात का है कि संविधानवाद विद्यमान है, और गत्यात्मकता क्या है, डायनामिक, क्रियाशील। गत्यात्मकता, गतिशीलता इस बात की है कि संविधानवाद सदैव विकास की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कार्ल जे फ्रेडरिक का मैंने कोटेशन लिया है। कार्ल जे फ्रेडरिक ने संविधानवाद के बारे में जो कहा है वो आप इसको नोट करें अपनी नोटबुक में। कार्ल जे फ्रेडरिक ये कहते हैं संविधानवाद के लिए जो शब्दावली काम में लेते हैं वो लेते हैं विकास की प्रक्रिया। वो कहते हैं कि संविधानवाद है वो एक विकास की प्रक्रिया है। जिस तरह से मानव, राष्ट्र, राज्य या सोसाइटी, समाज सदैव आगे की तरफ बढ़ते हैं, विकास की प्रक्रिया में जब आगे बढ़ते हैं तो विकास के साथ साथ वहाँ पे संविधानवाद का विकास भी अपरिहार्य रूप से प्रकट हो जाता है। तो ये देखना है। चौथा मैंने लिखा है संविधानवाद सहभागी एवं साध्यमूलक अवधारणा है। देखो, सहभागी का मतलब हो गया संविधानवाद का जो विचार है उसमें सहभागिता आवश्यक है। देश के नागरिक, विशेष रूप से जो प्रजा है, नागरिक है वहाँ के, उनकी सहभागिता आवश्यक है। और मैंने लिखा साध्यमूलक। साध्यमूलक का हो गया, साध्यमूलक का मतलब ये हुआ कि संविधान, मैंने पहले वाले व्याख्यान में आपको बताया था कि संविधान क्या है, साधन है। हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है वो सीमित सरकार है, नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, नागरिक सुरक्षा है, नागरिक अधिकार हैं। तो वास्तव में साध्यमूलक है, संविधानवाद साध्यमूलक है, क्योंकि साध्य क्या हो गया, स्वतंत्रताएं, अधिकार, ये साध्य है हमारे लिए। तो संविधान जो है वो केवल और केवल हम ये कह सकते हैं कि संविधान केवल और केवल साधन के रूप में कार्य करता है, और संविधानवाद साध्यमूलक है। हमारा अंतिम लक्ष्य संविधानवाद की प्राप्ति करना ही है। पांचवा और जो अंतिम मैंने लिखा है वो लिखा है संविधानवाद संविधानजन्य अवधारणा है, अर्थात जैसा संविधान होगा संविधानवाद वैसा ही होगा। संविधान की नींव में या संविधान के जो देश के आधारभूत कानून, संविधान में अगर हमने संविधानवाद की ठोस नींव रखी है, जिन 4-5 अपरिहार्य तत्वों की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, पूर्व जो शर्तें थी संविधानवाद की, वो अगर उस देश के संविधान में विद्यमान है तो उस देश का संविधानवाद उतनी ही गति के साथ, उतनी ही गतिशीलता के साथ, उतनी ही गत्यात्मकता के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। मैंने शॉर्ट में समझाने के लिए लिखा है संविधानवाद की नींव संविधान पर ही टिकी रहती है। जैसा संविधान होगा वैसा संविधानवाद होगा। ये सदैव आवश्यक नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर संविधान की जो संरचनाएं हैं, संविधान के राजनीतिक ढांचे हैं, संविधान की जो राजनीतिक संस्थाओं की प्रक्रियाएं हैं, वो ये तय कर देती हैं कि उस देश में संविधानवाद का विकास किस हद तक होगा, किस तरह से होगा, कितना जल्दी होगा, कितने समय के लिए होगा। तो ये हमें देखना है। तो मैं ये समझता हूँ कि संविधानवाद की जो आज के इस प्रकरण की व्याख्यान की जो विशेषताएं थी वो आप ठीक से समझ पाए होंगे। बहुत बहुत